एपिसोड ऑफ फ्रैंकली स्पीकिंग और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस जी, आपका स्वागत है। यहां महाराष्ट्र इलेक्शंस की सरगर्मियां चल रही हैं, सर्दी का मौसम आ रहा है। आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा आपके लिए ये परीक्षा की घड़ी है, महायुति कहां तक और कितनी दूर पहुंचने वाली है? देखिए, लोकसभा के चुनाव में एक प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने फेक नैरेटिव चलाया। एक और संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसके आधार पर दलित और मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हुआ और साथ में जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है उसमें एक वोट जिहाद का प्रयास किया गया और जिसके चलते हम लोग करीब 8-10 सीटें छोटे छोटे वोटों से 6,000 8,000 वोटों से हम लोग हारे। लेकिन अब ये जो फेक नैरेटिव है ये पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सभी को ये ध्यान में आया है और जमीनी परिस्थितियां बहुत बड़े पैमाने पर बदली है। लोग हमारे साथ आए हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में हमारी महायुति को पूर्ण बहुमत मिलेगा। हम फिर एक बार सरकार में आएंगे, ये मेरी अपेक्षा है। लेकिन अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह का स्ट्राइक रेट था उसमें शरद पवार की एनसीपी सबसे आगे दिखी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट में कांग्रेस आपसे बहुत ज्यादा आगे दिखी। शिंदे शिवसेना का परफॉर्मेंस अच्छा था, उद्धव ठाकरे थोड़े पीछे रहे। मैं पूछना चाहती हूं कि आप अब भी क्या सीनियर अलायंस पार्टनर हैं महायुति में? शिंदे शिवसेना क्या आपसे आगे निकलेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा? पहली बात तो यह है कि अगर आप लोकसभा के चुनाव का ठीक से एनालिसिस करें तो आपके ध्यान में यह आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी थी। विधानसभा के हिसाब से अगर आप उसको डिसाइफर करेंगे तो मोर देन 70 हो, चाहे अजित पवार जी हो। हम लोगों ने यह तय किया है कि मुख्यमंत्री का फैसला ये चुनाव के बाद किया जाएगा। हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ बैठकर फैसला करेंगे। जो फैसला होगा वो मुख्यमंत्री होगा। फडणवीस जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने वोट जिहाद की बात की, तो वोट जिहाद में बस अभी खबर आई है कि आज नॉमिनेशंस वापस लेने का भी दिन था। तो जो अनुशक्ति नगर में जो सना मलिक के सामने शिंदे सेना का कैंडिडेट था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया और सीधा टक्कर जो होगी वो महाविकास आघाड़ी और सना मलिक के बीच में होगी। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नवाब मलिक के लिए आप कैंपेन नहीं करेंगे, सना मलिक के लिए आप विड्रॉ कर लेंगे कैंडिडेट और एक ही महायुति का कैंडिडेट होगा। ये चल क्या रहा है, जरा ये अरिथमेटिक समझा दीजिए। देखिए, हमने पहले दिन से ये भूमिका ली थी कि हर पार्टी को अपना उम्मीदवार तय करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस नवाब मलिक को उम्मीदवारी न दे। हमने सैद्धांतिक रूप से नवाब मलिक का विरोध किया है, उनका हम समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए उनको उम्मीदवारी अगर वो देंगे तो हम लोग उसकी खिलाफत करेंगे। उन्होंने भी हमको ये कहा था कि हम उनको उम्मीदवारी नहीं देंगे, किंतु उनके दल ने अंत में बिल्कुल 3 मिनट पहले फैसला किया और नवाब मलिक को उन्होंने बी फॉर्म दिया, उनकी उम्मीदवारी कायम की। हम लोगों ने वहां पर शिवसेना का उम्मीदवार डाला। हम शिवसेना का काम करेंगे, शिवसेना के उम्मीदवार को चुनकर लाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप से पहले दिन से कहा था कि आपके उम्मीदवार आप तय कीजिए, लेकिन इस एक उम्मीदवार को छोड़कर। तो उस उम्मीदवार को उन्होंने दिया, वहां हम उनकी खिलाफत करेंगे। बाकी जगह उन्होंने जो उम्मीदवार दिए हैं उनका हम काम करेंगे। बट हाउ डज दिस वर्क फडणवीस जी? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एक सीट पर हम सब एक साथ नहीं होंगे, दूसरी सीट पर हम एक साथ होंगे, राज्य को चलाने के लिए हम एक साथ होंगे। ये बांट के कैसे आप अपनी राजनीति तय कर सकते हैं? नवाब मलिक को अगर
अजीत पवार एनसीपी ने सपोर्ट किया है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो आइडियोलॉजी है या आपकी जो अलायंस है, इस पर एक सवालिया निशान नहीं लगा दिया? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति में देखेंगे तो कई जगह पर ऐसी परिस्थिति आपको दिखती है। उदाहरण के तौर पर अन्य कई जगह भी है जहां पर हम लोग फैसला ठीक से नहीं कर पाए तो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऐसी 3-4 जगह है। महाविकास आघाड़ी में तो ऐसी कई जगह है जहां पर वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आखिर अगर हम अलायंस की पॉलिटिक्स जब करते हैं तो अलायंस की पॉलिटिक्स में हर चीज पर सहमति नहीं होती। एक ब्रॉड सहमति होती है, कुछ चीजों पर डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन बावजूद उसके जनता का जो मैंडेट होता है उस मैंडेट का हम सभी को एक प्रकार से आदर करना पड़ता है। अल्टीमेटली अगर बीजेपी की अपनी ही पूरी ताकत होती तो बीजेपी स्वयं लड़ लेती, फिर किसी को साथ में नहीं लेती। हमारी ताकत बड़ी है, हम सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सामने में जब 3 पार्टियां हैं तो हमको भी अलायंस में जाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को समझते हुए हमने अलायंस किया है। और मैंने तो बार बार सारे पब्लिक फोरम्स पर कहा है कि हमारा शिवसेना के साथ जो अलायंस है इमोशनल अलायंस है। हम पार्टनर्स रहे, लॉन्ग टर्म पार्टनर्स रहे। जो हमारा राष्ट्रवादी के साथ अलायंस है ये पॉलिटिकल अलायंस है। ये हो सकता है 10-15 साल अलायंस चले, उसके बाद वो इमोशनल अलायंस हो, लेकिन आज हम लोग पॉलिटिकल अलायंस में है। तो मुझे लगता है कि सारी चीजों पर अगर हमारी सहमति होती तो हम एक ही पार्टी होते। हमारी नहीं है कुछ चीजों पर सहमति। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के लिए स्वयं ये कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि आप ही के डायलॉग को रोज लोग रिपीट करते हैं। आप ही ने अजीत दादा पवार के लिए कहा था चक्की पी सिंह। आज वो आपके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। आपने कहा नवाब मलिक दाऊद के साथ रिश्तों में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ आरोप हैं, तो आप नहीं सपोर्ट करेंगे। आज वही कैंडिडेट है और उनकी बेटी को आप सपोर्ट करेंगे, उन्हें आप सपोर्ट नहीं करेंगे। ये आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप समझते हैं कि वोटर्स को ये समझ में नहीं आएगा? देखिए, 2.5 साल पहले हमारे साथ एनसीपी जब आई, ये सारी बातों का मैंने खुलासा कर दिया है। लोगों को हमारी भूमिका क्या है ये पता है, इसलिए धूल झोंकने का अगर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जनता हमारी भूमिका को जानती है और मेरा पूरा विश्वास है कि जनता हमको वोट करेगी, हमारी सरकार वापस चुनकर आएगी। मैं आपसे मराठा एजिटेशन के जो लीडर हैं मनोज जरांगे पाटिल, इन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने सारे कैंडिडेट्स। बड़ी उपलब्धि आपके लिए। कैसे कन्विंस किया आपने पाटिल साहब को? क्योंकि एक मेजर जो बीजेपी और महायुति के खिलाफ एक फोर्स बनकर निकल रही थी, उन्हें आपने कैसे कन्विंस किया? देखिए, हमने किसी को कन्विंस नहीं किया। उन्होंने ही फैसला लिया था वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ही मुस्लिम नेताओं से बातचीत करके उनके साथ अलायंस किया था। उन्होंने ही अपने कैंडिडेट घोषित किए थे और फिर उन्होंने ही सुबह यह घोषणा की कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजनीति में और विशेष रूप से लोकतंत्र में लड़ने का भी अधिकार सभी को है और नहीं लड़ने का अधिकार भी सभी को है। तो इसलिए इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं कमेंट तभी करूंगा जब वो अपनी राजनीतिक भूमिका क्या है ये स्पष्ट करेंगे, तो मैं उसके ऊपर कमेंट दूंगा। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर लोकसभा चुनाव के हम नतीजे देखें तो 158 असेंबली सेगमेंट्स में महायुति महाविकास आघाड़ी आगे चल रही थी और महायुति सिर्फ 125 असेंबली सेगमेंट्स में। ये लोकसभा के बाद की स्थिति थी। अब बीच में हरियाणा के चुनाव हुए हैं जहां एक तरह से मिरेकल विक्ट्री हुई है बीजेपी की। ये कौन सा फॉर्मूला है? बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला क्या महाराष्ट्र में इस्तेमाल होगा? क्या ये मेजर स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी तय है। हमने काम करके दिखाया है। 2014 से लेकर 19 तक और 2022 से लेकर 24 तक हमने डिलीवर किया है। हमने परिवर्तन क्या होता है लोगों को दिखाया है।
हमने गवर्नेंस क्या होता है लोगों को दिखाया है, हमने किस प्रकार से लोक हित में निर्णय किए जाते हैं लोगों को दिखाया है। अपने परफॉर्मेंस के भरोसे हम लोग वोट मांगेंगे और मुझे विश्वास है कि हमको लोग वोट देंगे। मैं ये मानता हूं कि लोकसभा के बाद लोगों के मन में एक प्रकार की भावना तैयार हुई है कि जितना मोदी जी ने विकास किया उतना महाराष्ट्र में हमने उनको वोट नहीं दिया है और इसलिए लोग वापस मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ और महायुति के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए हम पक्का चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राइस शेख ने एक चिट्ठी लिखी है। ये समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है महाविकास आघाड़ी को और कहा है कि एक कॉमन माइनॉरिटीज प्रोग्राम होना चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट है, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। इसलिए एजेंडा अगर बनेगा तो सबके लिए बनना चाहिए, विकास होगा तो सबका विकास होना चाहिए। केवल वोटों की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति कोई करना चाहेगा, हम उसकी खिलाफत करेंगे, हम उसके खिलाफ जाएंगे, हम उसकी निंदा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं इसलिए भी ये सवाल कि आरएसएस ने लोकसभा चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल छपा था, लिखने वाले रतन शारदा जी थे जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो समझौते हुए हैं अलायंसेस के लिए, खास करके दादा पवार का नाम लिया गया था, अजीत दादा पवार का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हर्ट करते हैं। आपने तब भी नहीं रिएक्ट किया, आप आज भी नहीं कर रहे, लेकिन क्या ये अलायंस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा महाविकास आघाड़ी के सामने खड़े होने का? और उद्धव ठाकरे के साथ आपके रिश्ते कभी सुधर सकते हैं? ये भी पब्लिक सवाल पूछती है। पहली बात तो यह है कि देखिए, आरएसएस का कोई मुखपत्र नहीं होता है, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं होता है। ये जो बातें कही जाती है ये संघ विचार के लोगों ने कही हुई बातें हैं। इसका मतलब आरएसएस यही सोचता है, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता। हाँ, उसको गंभीरता से हम जरूर लेते हैं। कोई भी बात ऐसी हमारे संघ विचार के किसी व्यक्ति ने कही या विचार परिवार के व्यक्ति ने कही तो हम उसको गंभीरता से लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने बलबूते पर जीत सकते तो हम किसी को साथ में नहीं लेते, लेकिन ये भी उतना सच है कि एक लिमिट तक हम आगे बढ़े हैं, हम नंबर 1 की पार्टी हुए हैं, लेकिन जब बाकी लोग हमारे सामने एक साथ जुड़ जाते हैं तो अभी भी महाराष्ट्र का पॉलिटिकल अर्थमेटिक हमको सिंगल पार्टी के रूप में चुनकर आने जितने वोट नहीं देता। अलायंस की हमको जरूरत है, इसलिए हमने अलायंस पार्टनर्स को साथ में लिया है। लेकिन जहां तक उद्धव ठाकरे जी का सवाल है, देखिए, उद्धव ठाकरे जी से व्यक्तिगत रूप में कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। उद्धव ठाकरे जी हमारे राजनीतिक विरोधी है, व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई सवाल यहाँ पर मैं मानता नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, चुनाव के बाद हमको उद्धव ठाकरे जी की या किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे अलायंस को पूर्ण बहुमत मिलेगा और हमारा अलायंस पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आएगा। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप कि आपकी महायुति को मेजॉरिटी भी मिलेगी, राहुल गांधी का कमबैक भी नहीं होगा। तमाम चीजें आपने कही, लेकिन जाते जाते सीट का एक प्रोजेक्शन तो बता दीजिए। आजकल कोई पोलस्टर्स के साथ तो ये प्रोजेक्शंस करता नहीं है, आप ही बता दीजिए कि जमीन पे क्या नजर आ रहा है। पूर्ण बहुमत। देवेंद्र फडणवीस, थैंक यू वेरी मच। आप सीट का नंबर नहीं बता रहे लेकिन पूर्ण बहुमत बता रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और खुलकर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मे द बेस्ट टीम विन इन महाराष्ट्र। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।